हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के यानी कि बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर वन के उन सभी के लिए यूनिट नंबर 6 से वर्ण और जाति की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वर्ण और जाति के बारे में पूरा बता दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसमें से आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जैसे कि आपका वर्ण और जाति के भेद की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट हुआ है वर्ण और जाति, यानी कि पूछते हैं कि वर्ण जाति से आप क्या समझते हैं और वर्ण और जाति के अंदर भेद आप बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वर्ण और जाति में भेद। सामाजिक स्थिति में वर्ण व जाति एक दूसरे से संबंधित है, किंतु इन दो अवधारणाओं में स्पष्ट भेद है। इन्हें तीन आधारों पर एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। पहला तथ्य यह है कि वर्ण में कर्म की प्रधानता थी, कि जिसमें कालांतर में जन्म की प्रधानता भी प्रविष्ट हो, और इसके विपरीत जाति प्रारंभ से ही जन्म प्रधान रही है। जाति का मतलब क्या है, कि जो जिस जाति में जन्म ले लेता है उसका जो है आगे तक का जो है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा उसी जाति से ही गणना किया जाता है। दूसरा क्या है कि वर्ण व्यवस्था में समाज स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इन चारों रूपों में बटा हुआ है, जबकि जाति व्यवस्था में असंख्य उपजाति जन्म व्यवस्था में है, उतनी वर्ण में नहीं है। ठीक है, मतलब जो जातियां हैं वो असंख्य उपजातियां हैं हमारे भारत के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है, विवाह, सामाजिक मेल मिलाप व भोजन आदि के संदर्भ में जितनी कठोरता जाति वर्णों के आधार अधिकार कर्तव्य प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुशीलन स्पष्ट करता है। भारतीय मशीनियों ने चारों वर्गों के अधिकार कर्तव्य को निर्धारण कर दिया। ये चार वर्ण इस प्रकार है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की, कि वो जो चार वर्ण है जिसकी बात की जा रही है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका कौन सा है, ब्राह्मण वर्ण। अब ब्राह्मण में इसमें क्या बताया गया, इसमें बोला गया है यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन एवं धार्मिक अनुष्ठान और अध्ययवास में संलग्न ब्राह्मण कहलाएंगे। यानी कि जो भी यज्ञ करेंगे, अध्ययन करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। जो स्थान शरीर में मुंह का है वह समाज में ब्राह्मण का है। ब्राह्मण इस व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर था। अपने ज्ञान, त्याग और विविधता से समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो पहला जो कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण कौन है, ये कि जजन याजन करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जितने भी बढ़िया वाले काम होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे, वो ब्राह्मण के अंडर में आएंगे। ठीक है। अब ब्राह्मण का जो स्थान है वो क्या बताया गया, शरीर में मुंह के बराबर बताया गया है। अब आगे बोला गया ब्राह्मणों के लिए चरित्रवान, सत्यवादी, दयालु, क्षमाशील, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और तेजस्वी होना ये बहुत आवश्यक है। यदि ये गुण उनमें नहीं होते तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम बात करें, देखो एक हर ऊंची जाति में नीचा व्यक्ति पाया जाता है और हर एक नीची जाति में ऊंचा व्यक्ति पाया जाता है। तो कर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु शनै शनै यानी कि धीरे धीरे ये गुण गौण हो गए और जन्मजना रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण जन धन संग्रह का अधिकारी नहीं था, और वर्णाश्रम धर्म पर विपत्ति आने पर वह शास्त्र भी धारण कर सकता था। मनु ने पुष्यमित्र सुंग द्वारा मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या को उचित बतलाया और बताया कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। वास्तव में ब्राह्मणों ने शासक के अनुशासन का दायित्व निर्वाह किया और इस वर्ग ने सीधा सत्ता अपने हाथ में विवेच्य है कि ब्राह्मणों को धर्म संगत होना होता था। कुल मिलाकर वे आर्य संस्कृति के वाहक थे, यानी कि उनका जो मेन वो था कि वो सिर्फ धर्म को लेकर ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं होता था। दूसरा पॉइंट है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते थे, जो कि भाई अब देखो ब्राह्मणों के पश्चात क्षत्रियों का स्थान आता है। शरीर में जो स्थान भुजाओं का है यानी कि ताकत है ना, वही स्थान किसको दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया है। समाज में क्षत्रियों का कार्य रक्षा मूलक था, यानी कि रक्षा करना। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया कि राजा कौन है, वह जो प्रजा मात्र को आनंद दे, और क्षत्रिय कौन है, वह जो ब्राह्मण मात्र की क्षति अर्थात हानि, चोट घाव आदि से रक्षा करे, है ना, और अपने शौर्य से राज्य और देश की रक्षा करे, सत्य व धर्म की सुरक्षा करे और अपने इसको परम धर्म माने। उसे श्रेणहर्ता भी कहा गया है, यानी कि उसे क्या बोला गया, क्षत्रिय बोला गया है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्षत्रिय द्वारा अपने धर्म का पालन ना करने पर उनके संरक्षण उन्हें यथोचित दंड दे सकते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो दंड दे सकते हैं, है ना। और इसी व्यवस्था ने कालांतर में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्षों को जन्म दिया था, और कालांतर में क्षेत्रीय ब्राह्मणों के प्रभाव से उत्तरोत्तर मुक्त होते चले गए और उन्हें गो वृक्ष रक्षण कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपका वैश्य का, उसके बाद में चौथा आएगा आपका शूद्र, और उसके बाद में ये क्वेश्चन खत्म।
वैश्य में क्या है, ब्राह्मण व क्षत्रिय के पश्चात समाज में तृतीय स्थान वैश्य का था। जिस प्रकार शरीर में उदार भोजन को पचाकर रस रक्तादित बनाने में सहायक होता है, उसी प्रकार वैश्य द्वारा उत्पन्न अन्न, गोरस आदि समाज के अन्य वर्गों के लिए भी होता है। यानी कि जो जितने भी लोग कार्य करेंगे, कार्य में संलग्न होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो सारे वैश्य कहलाएंगे। ठीक है, इनका कार्य क्या हुआ, कृषि करना, पशुपालन, धार्मिक कार्य, व्यापार, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। और लास्ट आता है आपके इसमें शूद्र। इसमें क्या होता है, समाज में सबसे नीचा वर्ण होगा, इसको शूद्र कहा जाता था। उसे शरीर से पैरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें अधिकार विहीन था, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, और अन्य सभी वर्गों की सेवा करना उसका धर्म माना गया। उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, वह सदा ही उच्च वर्णों के शोषण का शिकार रहा, और उसे यज्ञ और वेदाध्ययन का अधिकार भी नहीं था। प्रश्न उठता है कि आर्यों ने समाज के इस भाग को इतना हीन क्यों रखा, उसके प्रति उनका व्यवहार अन्यायपूर्ण था, फिर भी उसे अनुचित क्यों नहीं कहा गया। वास्तव में पूर्व वैदिक काल के साहित्य में 3 वर्णों का ही उल्लेख है। चतुर्थ वर्ण निसंदेह पराजित अनार्थ जातियों से बना था, यानी कि 3 ही वर्ण बताए गए हैं, चौथा वर्ण तो अपने आप ही इसको जोड़ दिया गया है बाद में। और प्रजातियों के प्रति उनकी धारणा पराजितों के लिए ही रही है, जो भी पराजित यानी कि जो हार जाया करते थे। दोहरी नैतिकता समाज में आदिकाल से बड़ी मात्रा में प्रताड़ना व शोषण की उत्तरदायी रही है, और शूद्र के प्रति अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्हें तमो गुणों से जोड़ा जाता है, और अपनी बात को रखने के लिए यहाँ तक कह दिया जाता है कि ब्राह्मण भी भ्रष्ट होने पर शूद्र हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर चीजें बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद में इसमें निष्कर्ष है, इस प्रकार भारतीय समाज की संरचना को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ण और जाति व्यवस्था प्राचीन युग से ही अस्तित्व में विद्यमान है। वर्ण और जाति की उत्पत्ति विषय में विभिन्न मत होने के उपरांत भी ये व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है, यानी कि आज भी समाज में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आज भी भारतीय संस्कृति परंपरा वर्ण जाति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिस प्रकार वर्ण वर्ण और जाति व्यवस्था में उच्च निम्न के स्थितिकरण की संकल्पना है, वह व्यवहार में भी दिखाई देती है, और संविधान में वर्ण और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। परंतु समाज में कुछ परंपराएं वर्ण और जाति के आधार पर ही चली आ रही है, और ये कहा जा सकता है कि वर्ण और जाति भारतीय समाज को समझने का एक माध्यम है। अगर आप भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो वहाँ की वर्ण और जाति को समझ लीजिए, आप भारतीय समाज को समझ लेंगे, जिसका अस्तित्व वैदिक युग से ही देखा जा सकता है। अब अभ्यास प्रश्न अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था परिभाषित कीजिए, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, क्या वर्ण और जाति अंतर संबंधित है, जो अभी हमने पढ़ा, और भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड अगर पर्टिकुलर आपको एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा, और बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।